कल हमने आपको ऑडियो यूज करना सिखाया था अपने HTML पेज पर। अगर आपको ऑडियो टैग का यूज किया था जिससे आपने अपने ऑडियो को एम्बेड किया था, उसके साथ साथ हम आपको आज वीडियो भी बताएंगे, लेकिन वीडियो से पहले कुछ फॉर्म एलिमेंट्स और बता देते हैं जिसमें पहले से ही हमने अपने पेजेस बना रखे हैं ताकि डेट हमें टाइम जो हमारा टाइम ना वेस्ट हो। एक हम यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट की अगर बात करें तो एक फॉर्म एलिमेंट होता है हमारा फील्ड सेट। ये देखिए, तो फील्ड सेट एलिमेंट हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म में एक ब्लॉक बन के आए, एक बॉर्डर्ड ब्लॉक बन करके आए, और उसके अंदर उस बॉर्डर को हम कोई हेडिंग या टाइटल भी देना चाहते हैं। तो फील्ड सेट ये ब्लॉक जनरेट करने के लिए होता है, और टाइटल को देने के लिए हम लेजेंड का यूज करते हैं। लेजेंड के अंदर जो कुछ भी आप लिख देंगे वो आपका जो है यहाँ पर उस टाइटल की तरह से अपेयर होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया पर्सनल डिटेल्स, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ हम इसको सेव कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सेव्ड है मेन्यू 3 के नाम से। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड सेट टैग यूज करते हैं और उसके बाद लेजेंड टैग यूज करते हैं। दोनों ही कंटेनर एलिमेंट्स हैं, माने दोनों को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग चाहिए। फील्ड सेट टैग के अंदर लेजेंड टैग यूज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ हम मांग रहे हैं फर्स्ट नेम। हमने एक लेबल टैग भी यूज किया, हम चाहें तो इसको भी फिलहाल लेबल टैग को हम ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर फर्स्ट नेम कहा, फिर यहाँ पर हमने डाल दिया टाइप है वो टेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एंटर लास्ट नेम किया और उसका टाइप जो है वो भी टेक्स्ट है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर वैल्यू भी दी है। वैल्यू में हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। वैल्यू में जो भी वैल्यू हम डाल देते हैं, जो कुछ हम लिख देते हैं, वो पहले ही वहां पर अपेयर होकर के आता है। उसके बाद एक सबमिट बटन लगाया है और सबमिट बटन पे सबमिट ही लिख दिया है। लास्ट में हमने फील्ड सेट को क्लोज किया है, फॉर्म टैग को क्लोज किया है, बॉडी क्लोज किया और HTML टैग क्लोज किया है। अब हम इसे सेव करके रन करा के देखेंगे। पहले menu3.html, ये देखिए ये आपका फॉर्म बन करके आया है। तो ये जो बॉर्डर बन करके आया है ये फील्ड सेट की वजह से बन के आया है, और यहाँ जो पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है ये लेजेंड की वजह से लिखा हुआ है। तो कभी अगर आप चाहते हैं ऐसे कि आपका बॉर्डर फॉर्म के किनारे किनारे बॉर्डर आए और ये चीज आए, तो ऐसे आप फील्ड सेट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग और फिर बताइएगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये ओके, नेक्स्ट ऐसे ही फॉर्म एलिमेंट और है हमारा डाटा लिस्ट एलिमेंट होता है। डाटा लिस्ट एलिमेंट भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह से ही होता है। उसे भी हम पहले से बने बनाए ऑप्शंस की एक लिस्ट को यूज करने के लिए करते हैं। जैसे कल हमने आपको सिलेक्ट टैग बताया था, ऐसे ही आप इसे यूज करते हैं। देखने में थोड़ा सा इस तरीके का होता है। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर हमने दिया है यहाँ पे फॉर्म टैग। इनपुट टैग में हमने लिस्ट ली है और ब्राउजर्स के नाम हम लिख रहे हैं, जो वेब ब्राउजर्स हैं उनके नाम हम लिख रहे हैं। उस लिस्ट को एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। आप डाटा लिस्ट के यहाँ पे आईडी आईडी ना भी दें अभी। अभी अगर आपको आईडी का कोई आइडिया नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं, केवल हम डाटा लिस्ट रखते हैं, और बल्कि इसको भी हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। तो मेन टैग है हमारा डाटा लिस्ट। अब डाटा लिस्ट क्या कर रहा है कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएगा। एक लिस्ट होगी ऑप्शंस की जिसमें क्या लिखा होगा, कुछ ब्राउजर्स के नाम लिखे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ब्राउजर्स के नाम लिखे हुए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम लिखा हुआ है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, और लास्ट में यहाँ पर ये सबमिट का बटन है। हम इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इनपुट लिस्ट देना था यहाँ पे। ये देखिए ये एक बॉक्स यहाँ पर बन के आ गया है। ये बॉक्स किससे बना है, ये बॉक्स इनपुट टैग से बना है। कौन सा टैग, जो यहाँ पर सबसे ही पहले लिखा हुआ है इनपुट टैग। लिस्ट हमने दिया है और लिस्ट में ब्राउजर का नाम दिया है और उसका नाम भी यहाँ पर ब्राउजर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे
जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपको दिखाई देगी, लेकिन वो लिस्ट कैसे दिखेगी? वो लिस्ट तब तक आपको नहीं दिखाई देगी जब तक आप आईडी के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये आईडी जो है आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। आईडी में क्या डालेंगे? आईडी में वही नाम डालेंगे जो लिस्ट में नाम दिया, सेम टू सेम। इस नाम से मतलब नहीं है, ये वाला नाम आपको देना है। ठीक है, जैसे हमने किया यहाँ पे, ये देखिए ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे नाम दिख रहे होंगे, और इसमें से जो भी आपको लेना उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सबमिट बटन से वो उस पर सबमिट होने के लिए चला जाएगा। वो अलग बात है कि अभी जाएगा नहीं, वो तो हमें सिर्फ दिख रहा है सर्वर पे, या कहीं जा नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये डेटा लिस्ट का ऑप्शन होता है, डेटा लिस्ट एलिमेंट होता है, जिससे कि आप फॉर्म में एक डेटा लिस्ट जनरेट करते हैं। मगर ध्यान रखना है आपको कि डेटा लिस्ट जब भी आप जनरेट करेंगे तो आपको उसकी आईडी इस तरह से देनी होगी, तभी आप डेटा लिस्ट जनरेट कर पाएंगे। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो हमने आपको जैसे प्रीवियस सेशन में बताया था, वो भी यूज कर सकते हैं। जो सिलेक्ट टैग का हमने आपको ऑप्शन दिया है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ ही साथ अब लास्ट हम आपको बता रहे हैं अपना डेटा जो फॉर्म एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर हम एक ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। है ये भी एक तरीके का आपका जो है क्या नाम, लिस्ट का ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस की लिस्ट ही है। लेकिन इस ऑप्शंस की लिस्ट में क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पर जो है एक मेन ऑप्शन दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उसके सब ऑप्शंस भी आप यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेन कोई मेन्यू है, कोई अगर आप मान लीजिए कहते हैं कि सपोज कोई मेन्यू है, मेन्यू कार्ड होता है, या जैसे इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए उसकी आईडी दी, यहाँ भी हम नाम दे दे रहे हैं मेन्यू। अब सबसे पहले मान लीजिए मेन्यू में हम मेन्यू देना चाहते हैं कॉफी का। तो कॉफी तो एक कैटेगरी है, लेकिन कॉफी एक कैटेगरी है तो कॉफी की कई वैरायटी होती है, तो उसी में हमने सबसे पहले मान लीजिए लिख दिया एस्प्रेसो। एस्प्रेसो कॉफी होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दे दिया कैपुचिनो, कैपुचिनो कॉफी है। तीसरी वैरायटी और देनी है, इसी को कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या दिया? ब्लैक कॉफी। और एक दे दिया हमने यहाँ पर सपोज कोल्ड कॉफी। जो भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी। ये वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ 4 लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से अगली जो कैटेगरी है वो मान लीजिए हमने क्या दिया, टी की कैटेगरी है। तो टी में सबसे पहले हमने क्या दिया, लेमन टी हम देना चाहते हैं, ग्रीन टी हम देना चाहते हैं, लेमन टी। फिर यहाँ पर ग्रीन टी है, फिर कॉपी करेंगे, ब्लैक टी हम दे रहे हैं, और एक हम यहाँ पर दे रहे हैं नॉर्मल टी। ये तो मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी के बाद उसकी सब कैटेगरी है। तो इस तरीके से अगर आपको देना है तो इसके लिए आप ऑप्ट ग्रुप देते हैं। ये ग्रुप ऑफ ऑप्शंस होते हैं जिसमें मेन और सब कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं आपके ऑप्शंस। तो कैसे होता है पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम रन करा के दिखा देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इसको, हम इसे रन कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए चूज अ कैटेगरी लिखा है, यहाँ एस्प्रेसो दिख रहा है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए कॉफी और टी, ये मेन दो कैटेगरीज दिख रही हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको बाकी सारी कैटेगरीज दिख रही हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करें ऐसे। तो ये मेन्यूज वगैरह जो होते हैं मेनली इस तरीके के, जहां पर मेन और सब में आपको लिस्ट को डिवाइड करना होता है, वहां पर आप यूज करते हैं ऑप्ट ग्रुप का। ऑप्ट ग्रुप में मेन टैग जो होता है वो ऑप्ट ग्रुप होता है। उसके लिए आप एक लेबल बनाते हैं, जैसे देखिए वहां हमने लेबल बनाया, तो आप इसको जो है लेबल दे रहे हैं,
आईडी हटा देते हैं, अभी आईडी की कोई जरूरत नहीं है, है ना। अभी क्या है कि यहाँ पर मेन टैग है हमारा ऑप्ट ग्रुप टैब, उसके अंदर यहाँ पर लेबल देते हैं, लेबल में हम वो नाम लिखते हैं जो मेन हेडिंग पे दिखना है, फिर आपको उसके वैल्यूज देने हैं, वो ऑप्शन टैग के अंदर दिए जाते हैं। जितने भी ऑप्शंस देने हैं उनको आप देंगे, वैल्यू के अंदर आप कुछ भी लिखें, क्योंकि अभी आपको आईडी वगैरह तो दे नहीं रहे, तो वैल्यू के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर दे दिए या यहाँ पर उन्हीं के हमने इनिशियल्स लिख दिए, तो वो दे देंगे। सारे ऑप्शंस खत्म होंगे, ऑप्शन वन बाय वन ओपन और क्लोज होंगे, उनके अंदर ऑप्शंस जाएंगे और ऑप ग्रुप क्लोज होगा इस तरीके से। और फाइनली लास्ट में हम सिलेक्ट टैग को क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ऑप्ट ग्रुप का यूज करते हैं और आप अपने फॉर्म एलिमेंट को कुछ इस तरह से देख पाते हैं। तो ये सारे वो फॉर्म एलिमेंट्स हैं जो आपको बताने थे, सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स हम यूज कर चुके हैं। अब आपको ये करना है कि एक फॉर्म बनाएं, एक वेब पेज बनाएं उसमें फॉर्म के लिए, और ये ध्यान दें कि जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं ये सारी चीजें आप अपने फॉर्म पर डालें। और फॉर्म पे यही सब नहीं है, ये तो है ही है खैर जो आप यूज कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ कह दें कि भाई बैकग्राउंड में मुझे कुछ कलर देना है, तो मान लीजिए आपने कहा कि हम बीजी कलर देना चाहते हैं, सपोज ग्रे दे दिया, टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपने दे दिया मान लीजिए वाइट, ये है, रिफ्रेश करिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे चाहे आप दें, आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर स्कीम दे दें, आपको पता है आप तो कलर्स के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई आप फाइल लगा सकते हैं अपनी, तो ये सब चीजों का आप इस्तेमाल करके बाकायदा बहुत ही सुंदर सा फॉर्म बना सकते हैं। तो अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर है कि आप फॉर्म बनाएं, किस तरह से बनाएंगे, और जिस एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको फिर उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही फॉर्म एलिमेंट हमारे खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। अब लास्ट हमारा बचता है एक वीडियो यूज करना। अपने वेब पेज पर अगर हमें एक वीडियो लगाना है, माने मीडिया में कल आपको हम दिखा चुके हैं कि ऑडियो कैसे लगता है, ऑडियो के बाद अब नेक्स्ट है हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग अगर आपको यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ब्लैंक न्यू फाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर ले रहे हैं। जब भी आपको वीडियो टैग देना होता है, तो जैसे ऑडियो लगाने के लिए आपको ऑडियो टैग यूज करना होता है, ऐसे ही वीडियो के लिए आप वीडियो टैग का यूज करते हैं। वीडियो कंट्रोल्स ही होता है एक्चुअली, लेकिन हम यहाँ पर जब वीडियो टैग लिखते हैं तो वीडियो कंट्रोल्स के बीच में हमें अपने वीडियो की डिफरेंट वो भी देनी होती है, डायमेंशन भी देनी होती है। मतलब स्क्रीन पर जो वीडियो आएगा वो स्क्रीन पर कितना बड़ा दिखाई दिया देगा, ये भी हमें देना पड़ता है। ऑडियो के लिए हमें ऐसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो में देना पड़ता है। वो डायमेंशन की कितनी हाइट और विड्थ, कितनी विड्थ रहेगी, वो हम यहाँ पर बीच में देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमने कहा कि हम वीडियो की हाइट चाहते थे सपोज 300 पिक्सल्स, और विड्थ चाहते थे 450 पिक्सल्स, ये हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ हम बीच में अब लेके आएंगे अपनी वीडियो फाइल का सोर्स, जैसे कि ऑडियो के लिए लाए थे हम, सोर्स src इज इक्वल टू ये। और साथ ही साथ अब हमें ये यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे वीडियो का टाइप क्या है, तो वो टाइप देने के लिए यहीं पर लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू वीडियो ऑब्लिक। अब डिपेंड करता है कि एक्सटेंशन क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हम एक MP4 वीडियो फाइल लें। वीडियो फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन MP4 होता है, तो यहाँ हमने ऑब्लिक MP4 इसीलिए लिख दिया है। अब सबसे पहले हमें एक वीडियो फाइल लानी होगी, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई अगर वीडियो फाइल है तो हम वहीं से ले लेंगे।
डाउनलोड्स में अगर कुछ पड़ा होगा तो। MP4, ओके, ये एक फाइल पड़ी हुई है हमारे पास MP4, ये देखिए एक्सटेंशन है। हम इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से फाइल का एड्रेस कॉपी करने के लिए आएंगे, पेस्ट करेंगे, इसी के आगे इसका नाम देना है, तो वापस प्रॉपर्टीज में जाके उस फाइल को नाम, फिर फाइल के नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे हम सेव कर देंगे। और अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए वीडियो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। जितना आपने स्क्रीन पर डायमेंशन दिया था 300 बाई 450 पिक्सल्स की वीडियो फाइल दिख रही है। प्ले का बटन दिखा रहा है, आपको बता रहा है अभी ये रन नहीं हुआ है। 30 सेकेंड्स का ये वीडियो है। ये इसके जो है कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल आइकन दिख रहा है यहाँ पे, जिससे वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, स्क्रीन के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस की लिस्ट भी दिखाई देती है। ठीक है, पिक्चर इन पिक्चर का भी यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस वीडियो को रन कराते हैं। जब हम इसे रन कराएंगे, ये देखिए वीडियो हमारा चलने लगा। हो सकता है इस वीडियो में कोई साउंड ना हो, तो इस तरह से वीडियो फाइल आपकी रन होगी। आप जब भी चाहें इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये और पिक्चर इन पिक्चर, यानी उसी स्क्रीन पर एक पिक्चर की तरह से अपने वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतनी सब चीजें होती हैं, ये सारे ऑप्शन होते हैं जब आप वीडियो के साथ देखते हैं। तो ये आपका ऑडियो वीडियो मीडिया सब हो गया है, ये सब चीजें हो गई हैं। इसके अलावा कुछ और टैग्स हैं जो HTML5 के मतलब और एक्सटेंसिबल टैग्स हैं, मतलब कि कुछ ज्यादा और अच्छे एडवांस टैग्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज ले लीजिएगा। आपको भी एक वीडियो फाइल लेनी होगी। वीडियो फाइल को कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा कि आप अपने वेब ब्राउजर पे जाइएगा और यहाँ लिख दीजिएगा डाउनलोड स्मॉल सैम्पल MP4 वीडियोस। आप लिखेंगे तो बहुत से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ही ले लीजिए, मान लीजिए आप, कोई जरूरी नहीं कि कोई आपको स्पेसिफिक देना है। और यहाँ पर कुछ सैंपल्स दिख रहे हैं वीडियो फाइल्स के, ये जैसे दिखा रहा है, ये है, ये है। तो आपको जो है जो भी इसमें से लेना हो उसमें से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सैंपल MP4, ये वो, ये देखिए डाउनलोड के ऑप्शन है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आप इसे अपने कंप्यूटर में जहाँ चाहें स्टोर करें और फिर आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक्सटेंशन उसी के हिसाब से लेना है। अगर आपने MPG फाइल ली है तो MPG ही देना है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हम यहाँ पर जिस तरीके की वीडियो फाइल ले रहे हैं उसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तो आएगा ही आएगा, वही एक्सटेंशन यहाँ पर भी आपको देना होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टैग है यहाँ पर असाइड टैग, सॉरी आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग एक ऐसा टैग होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं जब खासतौर से कोई ब्लॉग या न्यूज़पेपर का आर्टिकल जैसा लिखना चाहते हैं। कैसे लिखा जाता है, ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट? यस ओके, तो हम एक ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, लैंग्वेज सेट करते हैं फटाक से। ठीक है, यहाँ पर अब हमको देना है एक आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम आर्टिकल टैग ओपन करते हैं, इसको क्लोज भी किया जाता है, और इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। अब सपोज पहले तो आर्टिकल है तो हमें कोई हेडिंग देनी है। H1 से लेके H6 तक के आपके पास यहाँ पर टैग्स हैं। कोई भी, मान लीजिए हमने कहा हम H3 साइज में हेडिंग देना चाहते हैं, और यहाँ मान लीजिए लिख दिया हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सपोज ये हमारे आर्टिकल की हेडिंग है। अब यहाँ पर इसके बाद हम अपना आर्टिकल देना चाहते हैं, तो ब्रेक अगर हम देना चाहते हैं तो ब्रेक करेंगे, और कंटेंट अब हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो हम MS वर्ड से कुछ डेटा उठा लेते हैं। ये कुछ डेटा है, इसी को हम यहाँ से ले रहे हैं और यही डेटा हम यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं। वर्ड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये डेटा हमने सिर्फ डेटा को वहां से उठाया है और कुछ किया नहीं है, ज्यादा डेटा लिखने में टाइम नहीं वेस्ट किया। ये सिर्फ एक आर्टिकल यहाँ पर लिखा है और अब हम इसे सेव करेंगे article.html के नाम से। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए असाइड टैग होता है। असाइड टैग का यूज आप करते हैं तो आर्टिकल लिखने के लिए इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी अगर आपको चाहिए तो आप इस टैग का यूज करके ये चीजें कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल टैग अगर नहीं यूज करेंगे तो आर्टिकल नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉर्मल हेडिंग टैग का यूज करके और की टैग से भी आप डेटा को लिख सकते हैं। बट यूजुअली ब्लॉग एंट्री वगैरह के लिए या कोई ब्लॉग पोस्ट आपको या कोई न्यूज स्टोरी अगर आप लिख रहे होते हैं तो इसके लिए आज की डेट में आर्टिकल टैग ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। आर्टिकल टैग के बाद में अब ये आपने देख लिया तो ये कंटेंट हम डिलीट कर देते हैं सारा यहाँ से, उतना नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रखेंगे। ये है, ये तो है आर्टिकल टैग। इसी तरीके से एक टैग और होता है HTML में आपका, HTML5 में, सब HTML5 के टैग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब एडवांस टैग माने जाते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा असाइड टैग। असाइड टैग को हम तब यूज करते हैं जब हम अपने वेब पेज का मेन ऑब्जेक्ट दे रहे होते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये उस कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है जो हमारे वेब पेज का प्राइमरी कंटेंट यानी कि मेन कंटेंट होता है। और ये जो है मेनली दूसरी कोई इंफॉर्मेशन जैसे लिंक है, रिलेटेड कंटेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या रिलेट करने के लिए हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ हम आपको पहले एक असाइड टैग भी आपका यूज किया जाता है, ओपन और क्लोज किया जाता है ये भी। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है आप कुछ भी अपना कंटेंट लिखेंगे। मैं इसी डेटा को कॉपी कर ले रही हूँ। ये पूरा डेटा है, असाइड के अंदर लिखेंगे। ये पर अब इसकी स्टाइलिंग अगर हम करना चाहते हैं तो पूरी स्टाइलिंग हम अलग से कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा जो है अलग तरीके से स्टाइलिंग दी जा सकती है। कैसे कैसे करेंगे स्टाइलिंग? ये यहाँ पर असाइड टैग तो लिख ही दिया है, यहाँ पर टैग देंगे, एलिमेंट देंगे स्टाइल। अब बाकी जो लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं, केवल इतने को हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टाइल इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टाइल लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं, फिर जो कुछ भी स्टाइलिंग करनी होती है पूरी की पूरी डबल कोट्स में आती है। इसके अंदर हम पूरी स्टाइलिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हम मान लीजिए चाहते थे कि एक फॉन्ट का नाम देना है हमें, कोई स्पेसिफिक फॉन्ट हम यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। अब इसके अंदर फॉन्ट का नाम देना है लेकिन इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? कोलन लगाएंगे और फॉन्ट का नाम लिख देंगे, जो भी नाम आपको फॉन्ट का देना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा फॉन्ट हमें लेना है एजेंसी FB, ये हमने दे दिया। इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर सेमीकोलन लगता है। अब हम फॉन्ट का साइज देना चाहते हैं तो लिखेंगे फॉन्ट साइज कोलन, कितने पिक्सल्स का साइज देना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने कहा 15 पिक्सल्स का साइज देना है, वो दे दिया। अब हमें क्या देना है? अब हमें देना है कलर, तो फॉन्ट का कलर देना है तो सिर्फ लिखेंगे कलर। और मान लीजिए इसका कलर हम रखना चाहते हैं सपोज पर्पल। फिर उसके अलावा और क्या चाहते हैं? फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल हमने ले लिया, फॉन्ट स्टाइल हम चाहते हैं इटैलिक, फिर सेमीकोलन हमने लगाया। उसके बाद में हम क्या चाहते हैं? अब हम यहाँ पर फॉन्ट के लिए अपने जो है सेटिंग करना चाहते हैं कि इसका ये फॉन्ट कहाँ पर हो, स्क्रीन बत्ते मतलब कहाँ पर आए। तो हमने इसको लिखने के लिए हम कहेंगे फ्लोट, कहाँ पर स्क्रीन पर अपियर हो, तो हमने कह दिया राइट साइड में अपियर हो, ये दे दिया हमने। जो हमारा कंटेंट है जो स्क्रीन पर दिखेगा उसकी विड्थ कितनी हो, तो उसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं विड्थ इज इक्वल टू, तो स्क्रीन का कितना परसेंट एरिया कवर करे, तो हमने कह दिया कि स्क्रीन का 25% एरिया ये कवर करे।
ये इज इक्वल टू नहीं लिखना है, सॉरी, कोलन लगाना है, विड्थ इज इक्वल टू 25%। और लास्ट में हम दे रहे हैं पैडिंग, गैप देने के लिए। पैडिंग कितनी रखनी है? पैडिंग हमने कहा मान लीजिए 10 पिक्सल्स की पैडिंग करिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे लिखा जाता है। अब हम इसे सेव करेंगे और यहीं पर आएंगे और इसे हम रन करा के देखेंगे। थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज है 15 दिया हुआ, इसको 25 कर देते हैं। हाँ, कलर इसका पर्पल की जगह ब्लू कर देते हैं। ये देखिए, तो राइट हैंड पे फ्लोट करने के लिए कहा है, तो राइट हैंड साइड पर ये पूरा एक सेक्शन बन के आ जाता है। तो कई बार आप भी देखते हैं कि पेज पर एक सेक्शन में डेटा लिखा हुआ है, तो वो अगर आपको इस तरह से लिखना है तो उसको लिखने के लिए ही आप असाइड टैग का यूज करते हैं और ये चीज आपकी इस तरह से लिखी जाती है। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं? बता दूंगी। अच्छा, देखिए असाइड टैग का यूज क्यों करते हैं? जब कंटेंट को किसी एक साइड में लिखना होता है। पूरे पेज पे लाना था तब तो हम लिख ही रहे थे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन किसी एक साइड में हम लिखना चाहते हैं, तो एक साइड का मतलब यूजली तो लेफ्ट या राइट में ही हम लिखना चाहते हैं, पर उसकी स्टाइलिंग नॉर्मल तरीके से नहीं की जा सकती है। उसकी स्टाइलिंग करने के लिए खाली एक तो सबसे पहले आपको असाइड टैग का यूज करना है, फिर स्टाइलिंग करने के लिए उसमें स्टाइल एलिमेंट यूज करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू जितना भी एलिमेंट हमें जो भी डालने हैं, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हम डाल रहे हैं, जैसे फॉन्ट का नाम है, कलर हो गया, साइज हो गया, स्टाइल हो गया, वो किस जगह पर कौन से वो सेक्शन किस तरफ आए, कहाँ स्क्रीन का कितना हिस्सा कवर करे और कितने गैप से आए, मतलब उसमें पैडिंग इंडेंट कितना हो, वो स्पेस जनरेट करने के लिए सारी चीजों को हम डबल कोट्स में डालते हैं। इसमें लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली हम क्यों लिखते हैं? जब हमें फॉन्ट का नाम देना होता है। और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं कि जैसे एजेंसी एफबी लिखा तो ये फॉन्ट का नाम है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको इज इक्वल टू नहीं लगाना। अभी तक आपने हमेशा इस चीज के लिए इज इक्वल टू यूज किया है, वो इज इक्वल टू यहाँ यूज हो चुका है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको कोलन सिंबल देना है। और कोलन सिंबल देने के बाद भी साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हम प्रॉपर्टी पूरी कर दें तो उसके बाद में हमें सेमीकोलन लगाना है। एक्चुअली ये ऐसे है, जैसे हमने सबसे पहले कहा कि स्टाइल में हम किस चीज का स्टाइल दे रहे हैं? फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट का नाम, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करिए? ये वाला, और उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे ही अब फॉन्ट का साइज अगर आप देना चाहते थे तो फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज ही लिखना है, और कितना? 25 पिक्सल्स। फिर ऐसे ही फॉन्ट का कलर देना था तो कलर लिखा ब्लू। फिर फॉन्ट स्टाइल दे दिया, यहाँ पर इटैलिक, कहाँ पर फ्लोट करे? राइट हैंड साइड पर। विड्थ कितनी? उस सेक्शन का 25% एरिया स्क्रीन का कवर करे। पैडिंग 10 पिक्सल्स का गैप के साथ में है। तो एक्चुअली ये पूरा इस तरह से लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले उसका एट्रीब्यूट नेम और फिर उसकी वैल्यू, पर इसके बीच में कोलन लगेगा, और हर बार जब वैल्यू खत्म होगी तो सेमी कोलन से इसको क्लोज किया जाएगा। हमने एक लाइन में लिख दिया, आप अलग अलग देखेंगे तो ये इस तरह से दिखता है, पर पूरा का पूरा ये रहेगा यहाँ साइड टैग के अंदर, यानी ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। तो दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। एक लाइन में यूजुअली हम, जब भी आप भी 2-3 पेज बना लेंगे तो आप लोग भी एक ही लाइन में लिखेंगे। क्लियर है सभी? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये आपका असाइड टैग था, इसका आप यूज करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग भी एक तरीके से असाइड टैग जैसा ही होता है। वो भी डेटा को किसी एक जेनरिक सेक्शन को HTML डॉक्यूमेंट में डालने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए सेक्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम आपको यहीं पे करके दिखा रहे हैं जल्दी से। इसके लिए सेक्शन टैग आप यूज करते हैं। सेक्शन टैग में आपने जो भी डालना है, H2 कर दिया मैंने, सेक्शन लिख दिया, और यही डेटा हम कॉपी कर रहे हैं। कर दिया, बस खत्म हो गया। सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए। तो ये भी जो है आपका तरीके से यूज होता है। आप चाहें तो ऐसे यूज करें, ऐसे यूज करें। तो सब टैग्स दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको इतना बता रही हूँ, क्योंकि वैसे एक ही आप मतलब लेते हैं। चलिए लास्ट टैग है हमारा NAV टैग। NAV टैग जो है
इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज आप लोग। NAV जो टैग होता है ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। आपको पता ही है कि एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और वो वेब पेजेस लिंक के फॉर्म में स्क्रीन पर हमें मिलते हैं। हम उन लिंक पर क्लिक करते जाते हैं और एक पेज से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेज में नेविगेट करते रहते हैं। तो वो लिंक आप किसी भी फॉर्म में स्क्रीन पर चाहते हैं, देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। जैसे उन्हें नेविगेशन बार की तरह स्क्रीन पर दिया जाता है, ऊपर सबसे एक बार वो जो है आपको दिखती रहती है और उसमें आपका कंटेंट होता है। तो वही चीज अगर आप देना चाहते हैं यहाँ मान लीजिए, तो हम सबसे ऊपर आपको ये नेविगेशन टैग यूज करना सिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, NAV टैग का यूज करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे NAV को। अब यहाँ पर जो है आपको लिखना क्या 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 चीज आप देने चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि हम एक लिस्ट देना चाह रहे थे, तो लिस्ट में सबसे पहले ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ले ली। नेविगेशन मेन्यू है जिसमें लिस्ट हमारी लिस्ट के फॉर्म में हमारा कंटेंट दिखाई देगा हमें। अभी हमने कुछ बनाया तो है नहीं, सिर्फ हम दिखाना चाहते हैं इसलिए ए टैग ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया होम पेज, और ए टैग से जल्दी से इसको क्लोज कर देते हैं, कॉपी करते हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। अबाउट अस, मिशन और कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस हैं हमारे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया इस तरह से। और अब जो है हम इसे सेव करेंगे, यूएल टैग क्लोज कर दिया, सेव करेंगे। यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये यहाँ पर जो है लिंक्स की तरह ये आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन अभी टाइम होने जा रहा है तो अभी शायद क्लास एकदम से कट हो जाएगी। तो ये नेविगेशन मेन्यू कैसे यूज होता है, इसमें बीच बीच में हम वो कैसे दे देते हैं, यानी डिवाइडर वगैरह कैसे देते हैं, वो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। 1 मिनट की चीज है लेकिन टाइम ओवर हो रहा है इसलिए जो है नहीं बता पाएंगे आज। और इसके साथ आपका HTML जो है खत्म हो गया है।